इंडिया अलायंस जो है उसके साथ हैं आप, लेकिन आपस में ये मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तक तैयार नहीं हुआ है इनका अभी तक। देखिए, मिनिमम का एक प्री पोल होता है, पोस्ट पोल होता है। जी। तो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तो यह है कि रिमूव दिस फासिस्ट रिजीम, इस फासिस्ट सत्ता को, इस तानाशाह हुकूमत को जनादेश के जरिए हटाइए। ये सबसे बड़ा मिनिमम ये कॉमन बहुत बड़ी प्रोग्राम है। ऑपरेशन है। यहाँ तक और मासेस तक पहुँचने के मीडियम्स क्या बनाए? देखिए, मीडियम तो ये है कि सियासी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, उनके संगठन, उनके गांव-गांव में उनके किसान, मजदूर, छात्रों में के अलग-अलग संगठन वो लगातार सक्रिय रहे। और महागठबंधन के बनने के बाद जिस तरह से राजनीतिक चेतना जगी है, लोगों के मन में एक आस जगी है कि इस हुकूमत को बदला जा सकता है, उसमें गांव-गांव में टोलियां बना के लोग काम कर रहे हैं और संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक, ऊपर कांग्रेस के अध्यक्ष, सपा के अध्यक्ष और आपका नेशनल लीडर एक साथ अभी परसों ही 3 मंच पे थे। नीचे भी उस तरह की यूनिटी दिखाई पड़े डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में। कॉमन मिनिमम जो ओपिनियन है वो इकट्ठा हो रही, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सिर्फ एक है, वो है फिलहाल कि इस हुकूमत को बदलिए। तो ये जो आपने कहा कि कॉर्पोरेट का एक तरह से कहा कि आपने कहा कि वेल सेंट्रलाइज हो रहा है, तो वेल सेंट्रलाइज का आपको कुछ ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी भी दिखती है? भाई, ये जो कैपिटल है, ये जो क्रोनी कैपिटल है, इसका वजूद तो एक देश में नहीं हो सकता। ये तो पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में, पूरे विकसित राष्ट्रों में, जर्मनी में, फ्रांस में, इसीलिए तो उन्होंने यूरो डॉलर बनाया, पूरे यूरोप को का एक बनाया ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और दुनिया की तमाम और अर्थव्यवस्था पे हावी रहे। तो ये तो उनका हिस्सा है। उसके अलावा ये शेल कंपनियों के जरिए और कंट्रीज में इन्होंने फर्जी वो बनाए, और इसका बहुत बड़ा खुलासा तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का की लिस्ट मांगी, उससे पता चला कि कॉर्पोरेट कितनी डिसऑनेस्ट है, कितनी इंटरनेशनल है, कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो छोटी छोटी कंपनियों के जरिए रूलिंग पार्टी को चंदा दे रहे हैं, जिनकी कुल प्रॉफिट जो है 2 करोड़ है, वो 200 करोड़ चंदा दे रहे हैं। इस तरह की चीजें आई, इससे लग रहा है कि ये पूरा एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। और क्रोनी कैपिटल का नेचर भी होता है, वो एक ग्लोबल कैपिटल का हिस्सा होता है। पूरी दुनिया में भुखमरी लेके आती है, बेकारी और बेरोजगारी लेके। मतलब इनकम डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हिंदुस्तान में देखा जाए तो 70% जो वो वेल्थ है वो 5-10% लोगों के पास है, और बाकी तो ये 10 सालों में बढ़ा है। 10 सालों में बढ़ा है। 10 सालों में बहुत बढ़ा, पहले भी था। ये 90 में जब कांग्रेस की हुकूमत थी और नरसिम्हा राव ने जब लिबरलाइजेशन और मार्केटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का फार्मूला लाया, जब इन्होंने IMF से लोन लाया, तो इस देश का जो वेलफेयर सिस्टम था इकोनॉमी का, इस देश में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में अच्छा तालमेल था। इस देश में रोजगार परक उद्योग धंधों के विकास की बात कही जाती थी, उसको उन्होंने रिप्लेस। उसके बाद जब भाजपा की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उसको एक्सेलरेट किया। उन्होंने कहा कि ये गति बहुत धीमी है कांग्रेस नरसिम्हा राव की और मनमोहन क्या डिमोनेटाइजेशन और लॉकडाउन ये इसके टूल्स की तरह इस्तेमाल हुआ है? डिमोनेटाइजेशन तो इस देश के काले धन को सफेद करने का सबसे कारगर उपाय के रूप में खोजा गया। ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट की जज ने जो इस केस को सुन रही थी अभी साउथ इंडिया में, एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में उन्होंने भाषण किया, जिनका डिसेंटिंग जजमेंट था जस्टिस नागरत्नन। उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि हमारा तो डिसेंटिंग जजमेंट, हमने देखा है कि 95% से ज्यादा इस देश का काला धन उसको व्हाइट कर दिया उन लोगों ने, और इसमें रूलिंग पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब एक तरह से टूल्स की तरह डिमोनेटाइजेशन का इस्तेमाल हुआ है, और उसी तरह से लॉकडाउन का भी इस्तेमाल हुआ है वेल सेंट्रलाइज करने का, मास कंट्रोल करने का। आप लॉकडाउन के दौरान केवल आप पूरा सेंसेक्स देख लीजिए, मार्केट देख लीजिए, इन लोगों के धंधे में उछाल आया, तो आपको लगेगा कि अडानी, अंबानी और जयशाह जैसे लोग थे, वो 600% उनकी पूंजी बढ़ी है, 200% उनकी पूंजी बढ़ी है। किसान का क्या हालत हुआ, माइग्रेंट लेबरर्स का क्या हालत हुआ, छोटे दुकानदार का क्या हालत हुआ,
और मझोले व्यवसायी के क्या हालत हुआ। मास कंट्रोल भी एक तरह से और पहली बार किया गया था। हजारों लोग सड़कों पे मर गए, रेल की पटरियों पे मर गए, दुर्घटनाओं में रिपोर्ट क्यों नहीं हुआ, कोई आवाज क्यों नहीं उठी इसके खिलाफ? अब लॉकडाउन की ऐसी स्थिति थी और जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू लगा हुआ था कि उसका कोई संगठित सामूहिक विरोध नहीं हुआ, लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था पर इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी जो ह्यूमन मेड है, लोग मर रहे हैं, ये नेचुरल कैलेमिटी नहीं थी, ये गवर्नमेंट मेड कैलेमिटी। तो कितने हैं जो कंट्रोल करने वाले लोग, कितने रहे होंगे? 1% लोगों ने भी, आधे परसेंट लोगों ने 99% लोगों को कंट्रोल कर लिया ना। देखिए 1% लोग वो नहीं होते हैं, वो स्टेट पावर होती है, उनके पास अदालतें, उनके पास पुलिस है, उनके पास फौज है, उनके पास गुंडे हैं, उनके पास हथियारे हैं, उनके पास लिंचिंग करने वाली भीड़ है। तो आप उनको 1% न करिए, वो पावर के हर कब्जे को कंट्रोल किए रहते हैं। तो वो एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड और वायलेंट, इस सिचुएशन अचानक से नहीं आ गई होगी, धीरे धीरे हुई होगी। तो शुरू में ही अचानक से जैसे लोगों ने उसको आइडेंटिफाई करके वहीं पर रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? नहीं, ये सब कुछ तो मोदी जी के कैबिनेट को भी नहीं मालूम था। मोदी जी इस देश में जो है ये लॉकडाउन घोषित करने जा रहे हैं जी। अगर ये पहले से मालूम होता तो वो कह देते, ट्रेनें फ्री कर देते, बम्बई, सूरत और चेन्नई से हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर घर आ गए होते। पैदल आए। भुखमरी के दुनिया में सबसे बड़ा ह्यूमन माइग्रेशन बताया जाता है हिंदुस्तान के का बंटवारा, जिसमें दोनों सरहदों को लोग पार किए। लेकिन ये जो माइग्रेशन था वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे से भी ज्यादा खतरनाक, उससे ज्यादा लोग अपने वतन से, अपने कामकाज से, अपने रूट से जो है जुदा होकर हजारों किलोमीटर चले, मरे। उसके बाद ये पहला इलेक्शन, उसके बाद मेरे ख्याल से पहला ही नहीं, यहाँ ये तो सेंटर का तो पहला इलेक्शन है, लेकिन उसके बाद कई जगह क्लीन स्वीप की है बीजेपी ने। हाँ, के बाद भी कई जगह जहाँ पे लोग बीजेपी 2019 के बाद नेशनलिज्म जो उसका है, उसका जो राष्ट्रवाद है, जिसका परचम लाया, उसके लिए उसने पुलवामा का इस्तेमाल किया, बालाकोट का इस्तेमाल किया, सर्जिकल स्ट्राइक का इस्तेमाल किया। 2019 तक इस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, रोजगार की हालत ये थी कि मोदी के पास, उनकी गवर्नमेंट के पास इसका उत्तर नहीं था। लेकिन पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह से हिंदुस्तान को उन्होंने इमोशनलाइज किया और जिस तरह से कहा कि आपकी रोटी, आपकी भूख, आपकी रोजी से बड़ा आपका मुल्क है, आपकी सरहद है, आपको उसके बचाने में आइए, तो इस झांसे में यह झांसा था, सच्चाई नहीं थी। क्योंकि अदरवाइज तो पता चल गया होता कि पुलवामा अटैक में कौन लोग शामिल थे, कौन जिम्मेदार थे, कौन संगठन था। पुलवामा अटैक के बाद तो उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारत के सीमा में बुलाकर उनसे जांच करवाने की बात की, जो थी पूरी वाला कौन सा अटैक था। तो ये बहुत ऑर्केस्ट्रेट था, जिसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन पुलवामा के लिए जिम्मेदार, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी को बताती कि आज इतने साल बाद भी हम नहीं जान पाए कि हमारे बहादुर सैनिकों को, सिपाहियों को, जो देश की सरहद की सुरक्षा करते हैं, सीधा इल्जाम लगाया। ये जरूर इल्जाम लगाया कि वो वहाँ के फोर्सेस का ऑफिसर भी पहले से मालूम था कि हमारा ये जो सैनिटाइज्ड रूट नहीं है, इस रूट में दसियों वो है जहाँ से और रूट आ रही हैं जो प्रोटेक्टेड नहीं है, और हमारे सैनिक सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमें बाई एयर भेजिए। गवर्नर साहब उस समय उन्होंने होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी थी, एयर भेजिए, उन्होंने डिक्लाइन किया था, मना कर दिया था। तो अब वो मना करना और भेजना, उसका उस अटैक से क्या संबंध है मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सरकार की फेलोर भी बताती है कि इंटरनल सिक्योरिटी में भी सरकार बहुत कमजोर है, और इस देश की सरहद को, इस देश की को का जो डिफेंस है, उसमें चीन जिस तरह से भारत में घुसा हुआ, जिस तरह से लद्दाख में लाखों लोग 0 डिग्री टेम्परेचर में धरने पर बैठे हुए हैं, जिस तरह से गलवान घाटी की घटना हुई है, जिस तरह से नेपाल जैसा एक छोटा देश हमारे देश के संप्रभुता पर हस्तक्षेप कर रहा है,
जैसे पाकिस्तान से हमारे संबंध खराब हुए, मालदीव जैसे देश से हमारा जहाँ जहाँ के लोग हमारे टूरिस्ट के जरिए अपना जीवन चला रहे थे उनसे भी हमारे संबंध नहीं, हमारे श्रीलंका से संबंध सही नहीं, हमारे बांग्लादेश से संबंध सही नहीं। तो हमारी विदेश नीति तो बिल्कुल एक तरह से एक बहुत बड़ी असफलता है। तो ये सब देखते हुए क्या आपको लगता है कि तैयारियां हैं पक्ष की या ऑल्टरनेटिव गवर्नेंस देने की, वो प्रॉपर है, तैयारियां हैं? मुझे लग रहा है कि जो महागठबंधन वो एक समग्र सोच के साथ, वो एक बहुत ही लंबे चिंतन मनन के बाद ये इसका गठन हुआ है। और ये जो न्याय पत्र है जिसको कांग्रेस ने उसे कांग्रेस का न माना जाए, उसे हिंदुस्तान के आम आवाम का वो संविधान के बाद मेरे ख्याल से सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया है, जिसमें कि इस देश के 140 करोड़ लोगों के बारे में बहुत ईमानदारी से सोचा गया है। तो वो उसमें अगर उसको लागू किया गया, मैं कोई उसका पैरोकार नहीं हूँ, मैं तो जहाँ भी जुल्म होगा, जहाँ भी जाति होगी, चाहे वो महागठबंधन की सरकार रहे चाहे भाजपा की है, तो हम आवाज उठाने के लिए है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये इसको लागू करेगी और इंसाफ मिलेगा इस देश को। तो आपको उम्मीद है कि इस इलेक्शन के बाद? मुझे दो उम्मीद है, एक तो हुकूमत बदलेगी और दूसरे की एक बहुत गरीब परस्त अमन पसंद हुकूमत आएगी। तो अगर हुकूमत बदलेगी तो वेल्थ सेंट्रलाइज तो हो चुका है, कुछ लोगों के पास जा चुका है, पावर जो वेल्थ की थी वो जा चुकी है किसी के पास, तो क्या हुकूमत को और चला पाएगा? कोहली देखिए, बहुत सारे पॉलिसी बदल भी सकते हैं, बहुत सारी पॉलिसी को बदलने में समय भी लग सकता है, लेकिन जिस तरह से किसी एक घराने को एक हाउस को एक मोनोपोली है, वो तो नहीं रहेगा। इस देश में पूंजी निवेश की तो आवश्यकता है ही, लेकिन सारे हवाई अड्डे एक आदमी को बेचा जाए, सारे ठीक है एक आदमी के पास नहीं, तो अगर 10 लोगों के पास भी चला जाएगा नहीं, एक प्रोसेस ही रहेगा वो नहीं, वो सेंट्रलाइज्ड। आप सिर्फ नेशनलाइज के बदले वो प्राइवेटाइज हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं नहीं, क्योंकि अगर वो एक पूंजीपति के पास न जाके दूसरे के पास, तीसरे के पास, पांचवें के पास, 10वें के पास चला गया, बात तो वही है। नहीं, कॉम्पिटिटिव नेस जहाँ रहेगा वहाँ पे वो बात नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप किसी को तो वहाँ तो मनमाना मोनोपोली कैपिटल तो है ही ये पूरा का पूरा। और जो अडानी और अंबानी पे सवाल राहुल गांधी या विपक्ष उठा रहा है, उसके पीछे देख रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाने के लिए इस देश को उन्होंने अंबानी का सवाल तो मोदी भी उठा रहे हैं। मोदी तो उठा के फंस गए ना। अडानी और अंबानी का नाम तो मोदी भी ले रहे हैं। मोदी जी इसलिए ले रहे हैं कि मोदी जी समझदार आदमी है, उनको लग रहा है कि जिस तरह से सेंसेक्स गिर रहा है, जिस तरह से निफ्टी या क्या कोलैप्स कर रही है, और जिस तरह से जनता उनको रिस्पांस नहीं दे रही है, जिस तरह से उन्होंने शुरू किया कि मोदी की गारंटी है, उसके बाद उन्होंने उसको 2 दिन छोड़ा, उसके बाद कहा जिनकी सारी प्रॉपर्टी उनको दे दी जाएगी जो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। फिर उसके बाद कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के संसाधन में मुसलमानों का सबसे ज्यादा हक है। फिर उन्होंने कहा कि आपकी तो मंगलसूत्र बेच दिए जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि इनके जीतने से पाकिस्तान में खुशी मनाई जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास 2 भैंस तो एक भैंस मुसलमान को दे देंगे। और फिर उन्होंने कहा कि इस देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, मुसलमानों का राज आ जाएगा। ये कोई भी फार्मूला जो है उसका रिस्पांस पब्लिक की तरफ से नहीं मिल रहा है। आप खुद देख लीजिए, जिस जुनून और जिस जोश और जिस जज्बे के साथ लोग मोदी 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 करते थे, अब ऑडियंस खामोश है। लग रहा है आम आदमी में फर्क दिखा है, मोदी जी को दिख रहा है। इसीलिए उनको लगा कि कहीं इस देश का पूंजीपति जो हमेशा सत्ता मुखी होता है, जिसको सत्ता से मतलब होता है, 400 पार का क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं, अब तो 400 पार भी एक उनका कुछ दिन चला। अब की बार अब तो किसी मन से कोई नहीं बोलता है 400 पार। उन्हें तो फिर वो एक जुमले जैसा लगने लगा। तो आपको ईवीएम का कोई खेल समझ में नहीं आता? मैं ईवीएम के सर पे अब किसी की कामयाबी ठीक है, जेन्युइन मांग है। और जब हिंदुस्तान का विज्ञान इतना आगे है कि मंगलयान अगर मंगल ग्रह को उतर रहा है, तो यहाँ के इसरो में बैठ के उसको रेगुलेट किया जा रहा है,
कि किस स्पीड से उतरे। एक बार एक जहाज थोड़ा स्पीड से ज्यादा उतर गया तो टूट भी गया था। तो किसी भी उन्होंने दावा किया कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ईवीएम पर जोर देने का ये समय नहीं है। चुनाव चल रहा है, वोटिंग के 3 राउंड नहीं, मैं थ्रेट्स की बात कर रहा हूँ। थ्रेट्स तो है ही। देखिए, उसी थ्रेट में आपने विपक्ष ने कर्नाटका जीता, तेलंगाना जीता, हिमाचल जीता। उसी थ्रेट में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के 3 उपचुनाव आपने घोसी में जीता। आप वहाँ वेस्टर्न यूपी के 2 उपचुनाव जीते। तो ईवीएम के ही तो है। तो हमेशा फिलहाल तो मतलब ईवीएम पर पूरी तरह से मेरा कोई विश्वास नहीं है ईवीएम पर, लेकिन मैं मुझे विश्वास है पीपुल्स पावर पे, जनता की ताकत। लोगों की सोच बदली है आपके हिसाब से। आप लोगों से इंटरैक्ट करते होंगे तो वो आपको लगा होगा कि कुछ और अगर बदलाव आया है। 2-4 हजार वोट ईवीएम घटा बढ़ा भी देगी तो इस बार आप मार्जिन जिस मजबूती से पब्लिक खड़ी है वो 2-4 हजार को कवर किया। तो ये बिल्कुल रिवर्स होने की ऐसा लग रहा है, ऐसा मुझे ही नहीं लग रहा है। जो लोग इस देश के सियासत पे, उसकी राजनीति के नब्ज पे उंगलियां रखते हैं, जो लिखते पढ़ते बोलते हैं, जो टेलीविजन और अखबारों में आते रहते हैं, वो लोग, वो बड़े लोग जो नेशनल थिंकर हैं, एनालिस्ट हैं, राइटर हैं, वो लोग ये कहना शुरू किए हैं कि एक बदलाव की बयार तो इतनी अच्छी सोच वाले इंसान आप, और आपने आपको सेंट्रल पॉलिटिक्स में होना चाहिए, क्योंकि आपका टैलेंट तो बेस्ट हो रहा है यहाँ पर। आप लीगल दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे टैलेंट का इससे अच्छा उपयोग कुछ नहीं कि मैं अगर दिल्ली में रहूँ, दिल्ली के एलीट क्लास में रहूँ, पॉलिटिक्स ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा पे बैठे रहूँ। उससे बेहतर है कि मैं अपने लोगों को बीच में रहूँ, जो मेरे साथ, मैं उनके सुख दुख में शामिल रहूँ, वो मेरे सुख दुख में शामिल रहें। और हम लोग जो हिंदू मुसलमान हैं, जो क्रिश्चियन, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध हैं, वो सब एक परिवार की तरह रहे। और इलाहाबाद, मैं ईस्टर्न यूपी में आया, वहां भी यह रवायत थी। और मैं इलाहाबाद में आया जो 1857 की धरती है, जो कौमी एकजहियत की बुनियाद पे खड़ी, वहां भी मैंने यही सीखा कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और ये मुल्क तभी तरक्की करेगा जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच कोई दीवार न हो, और सारी कौमें, सारी नस्लें, सारी मजहब और भाषा के लोग एक साथ रहें और एक इस मुल्क को अपना मुल्क समझें। जी, शुक्रिया आपके आने का। हम आपको इसीलिए हमने इनवाइट किया, इसलिए कि आपकी बातें ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हमारी शुभकामनाएं हैं मुझे अच्छा रहा और करें अच्छा। शुक्रिया। कंक्लूजन बहुत सही गया। तो अभी हमारे साथ थे के रॉय साहब, और उनके विचार आपने सुने। अगर विचार आपको पसंद आए, सही लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और अगर किसी चीज पर एतराज है तो भी आप बताइए, हम उन तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू।